कक्षा 10 विज्ञान धातु एवं पिछले वीडियो में इस चैप्टर की सारी परिभाषाएं लिखाई जा चुकी हैं। इस वीडियो में पेज नंबर 45 पर प्रश्न दिया है। पहला, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। आंसर हो गया मरकरी। नंबर 2 है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आंसर हो गया सोडियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। आंसर हो गया चांदी। उष्मा की कुचालक होती है। आंसर हो गया लेड। अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आंसर, सोडियम एक क्रियाशील धातु है। यह बहुत कम ताप पर ही वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। यह धातु वायु के संपर्क में न आए इसलिए केरोसिन में रखा जाता है, अन्यथा आग लग जाएगी। अगला प्रश्न है, रिएक्शन आपको लिखना है भाप के साथ आयरन की क्रिया का। तो भाप H2O का भाप हो गया और Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 और H2 गैस निकलेगा। जल से कैल्शियम की क्रिया, कैल्शियम Ca जल H2O CaOH का होल ट्वाइज और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जल से पोटेशियम की क्रिया, जल H2O पोटेशियम के बनेगा KOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पेज नंबर 51 पे दूसरा प्रश्न, एक सारणी दिया हुआ है, उसमें 4 धातुएं हैं, उसकी क्रियाशीलता दर्शाया है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सारणी आप किताब से देख लीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। नंबर 2, धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फर के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, ABCD को अब क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सारणी किताब से आप देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। आंसर पहला, सबसे अधिक क्रियाशील धातु बी है। नंबर 2, बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन की क्रिया होगी। नंबर 3, सारणी के अनुसार ABCD की अपक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, बी सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद ए है, उसके बाद C है और लास्ट में D है। प्रश्न नंबर 2 पेज नंबर 51 पर, अब क्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो धातु को तनु HCl से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे धातु Fe है, H2SO4 से क्रिया कर लिया, FeSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा। प्रश्न नंबर 3 है, जिंक को कॉपर सेकेंड सल्फेट में डालने से क्या होगा, अपक्रिया भी लिखिए। जब जिंक को FeSO4 में डाला जाता है तो FeSO4 का हरा रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब क्रिया यहाँ है, जिंक Zn FeSO4 में डाला जाए, ZnSO4 बनेगा और Fe अलग हो जाएगा। FeSO4 का रंग हरा होता है, FeSO4 ZnSO4 में कन्वर्ट होता है, इसलिए यह रंग हीन हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखिए। Na2O MgO का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है। तो सोडियम Na हो गया, एक धन आयन होता है। ऑक्सीजन O हो गया, O के ऊपर बाहर 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है प्लस से Na का और ऑक्सीजन का क्रॉस से। मैग्नीशियम का Mg होता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को बिंदु से दर्शाया गया। N2O का निर्माण, बीच में O है, इस तरफ Na है, इस तरफ Na है। O का एक इलेक्ट्रॉन Na में चला जाएगा और Na का इलेक्ट्रॉन O से संबंध बना लेगा। इधर Na का एक इलेक्ट्रॉन और O का एक इलेक्ट्रॉन, यह संबंध को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक, बन जाएगा N2O। इसी तरह MgO है तो Mg के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजक बंध बना लेंगे और बन जाएगा MgO। N2O में उपस्थित आयन Na धन आयन और ऑक्सीजन
ऋणायन है। N2O में उपस्थित आयन Na धन आयन सोडियम धन आयन और O ऑक्सीजन ऋणायन है। MgO में उपस्थित आयन Mg मैग्नीशियम धन आयन और ऑक्सीजन ऋणायन है। पेज नंबर 54 पे प्रश्न नंबर 2 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आंसर, आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक होता है, जिसे समाप्त करने में अधिक ऊर्जा व्यय होती है, इसलिए गलनांक उच्च होता है। अगला पेज नंबर 59 पर है पहला दूसरा प्रश्न, या आपको परिभाषा पिछले वीडियो में दे दी गई, परिभाषा में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? उत्तर, रासायनिक प्रक्रम अपचयन का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड की क्रिया जिंक से कराने पर, मैग्नीशियम से कराने पे, कॉपर से कराने पे क्या होता है? उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी तरह कॉपर ऑक्साइड का, इन तीनों धातुओं से क्रिया कराएंगे। तो जिंक ऑक्साइड की क्रिया जिंक से कराने पर कोई अपक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम से कराने पर मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित कर देगा और विस्थापन की अपक्रिया होगी। कॉपर से कराने पर कोई विस्थापन अपक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जिंक से कराया जाए तो विस्थापन नहीं होगा, मैग्नीशियम से भी विस्थापन नहीं होगा, कॉपर से भी विस्थापन नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया जिंक से कराई जाए तो विस्थापन की अपक्रिया होगी, मतलब जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम भी विस्थापित कर देगा कॉपर को, लेकिन कॉपर में कोई अपक्रिया नहीं होगी। यह किताब उस चैप्टर के अंदर जो प्रश्न थे उसके आंसर हो गए। बाकी चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में देखिएगा।